नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव की तारीखों की घोषणा की। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में मतदान होंगे, जबकि 23 मई को मतगणना की जाएगी। सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने हाईटेक इंतजाम किए हैं। पहली बार वीवीपैट मशीनों से पूरा चुनाव कराया जाएगा, जिसकी निगरानी जीपीएस से होगी। यूपी की 80 सीटों पर 7 चरणों में वोट पड़ेंगे। 11, 18, 23 और 29 अप्रैल के साथ ही 6, 12 और 19 मई को लोग वोटिंग करेंगे, जिसके लिए 18 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 18 अप्रैल को 8 सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे चरण में 23 अप्रैल को 10 सीटों पर और चौथे चरण में 29 अप्रैल को 13 सीटों पर। पांचवें चरण में 6 मई को 14 सीटों पर, छठे चरण में 12 मई को 14 सीटों पर और सातवें चरण में 19 मई को 13 सीटों पर मतदान होंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव कराने की घोषणा की है। उत्तराखंड राज्य की पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी सीट पर 77,17,126 मतदाता वोट डालेंगे। इसमें करीब 88,000 से अधिक सर्विस मतदाता हैं। 11,235 मतदान केंद्रों पर वोट पड़ेंगे। 5 लोकसभा सीटों वाले उत्तराखंड में इससे गहमागहमी बढ़ गई है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें, जिनमें टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार संसदीय सीट शामिल है। वहीं बिहार में लोकसभा के लिए चुनाव के 7 चरणों में होंगे। 11, 18, 13 और 23 और 19 अप्रैल को 6, 12 और 19 मई को मतदान डाले जाएंगे। बिहार के सभी 7 फेज में वोटिंग होगी, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में पहले चरण में, जबकि नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा और बक्सर में आखिरी चरण में मतदान होगा। उधर झारखंड में 4 चरणों में मतदान संपन्न होंगे। 29 अप्रैल, 6, 12 और 19 मई को 14 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। रांची में 6 मई तो 12 मई को धनबाद, जमशेदपुर में मतदान होगा। राजस्थान में 2 चरणों में वोटिंग होगी। 29 अप्रैल को पहला चरण और 6 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग की जाएगी, जिसमें कुल 25 सीटों के लिए मतदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होगा। 29 अप्रैल, 6, 12 और 19 मई को एमपी में वोटिंग डाली जाएगी, जबकि छिंदवाड़ा में 29 अप्रैल को उपचुनाव भी होंगे। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें 11 अप्रैल सिर्फ बस्तर, जो अति संवेदनशील स्थान है वोटिंग के लिहाज से, जबकि 18 अप्रैल को कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद में वोटिंग होगी। तो वहीं 23 अप्रैल को बाकी सीटों पर मतदान होंगे। हरियाणा में छठे चरण में मतदान होगा, यानी 12 मई को सभी 10 सीटों पर यहां पर मतदान किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी 10 का दम दिखाने का दावा कर रही है। वहीं पंजाब में आखिरी चरण में वोटिंग होगी, यानी 19 मई को सभी 13 सीटों पर पंजाब में मतदान होंगे, जबकि चंडीगढ़ सीट पर भी 19 मई को ही वोटिंग होगी। हिमाचल की सभी 4 सीटों पर आखिरी दौर में मतदान होगा, यानी 19 मई को हिमाचल प्रदेश में वोटिंग की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मोदी सरकार को 30 साल बाद पूर्ण बहुमत मिला था। जिस तरह से विपक्ष के साथ व्यवहार किया गया, वो चिंतित है। पीएम के मुंह से निकले शब्द दिल को छू देने वाले हैं, लेकिन पीएम ने न सिर्फ अपने नेता के रूप में रहे, बल्कि हजारों करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर दिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बयान देते हुए कहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार अब की बार 400 पार नारे के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने जनता के लिए बहुत काम किया है, जनता के दिल में मोदी जी बसे हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि देश में 350 सीट और बिहार में 40 में से पूरे 40 सीट पर हम लोग जीत दर्ज करेंगे। हमारे पास विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। पूर्वी यूपी की कमान संभालने के बाद अब प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग भी उठ रही है। प्रयागराज शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया है कि प्रियंका गांधी को फूलपुर से चुनाव लड़ाया जाए। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता परिवर्तन चाह रही है। उन्होंने कहा है कि परिवर्तन का रुझान है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। मायावती के साथ संयुक्त रैली पर अखिलेश ने कहा कि गठबंधन हुआ है तो रैली भी होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार हर वायदों को पूरा करने में असफल रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिले, किसानों को मदद नहीं मिली। सरकार को आगामी चुनाव में इसका परिणाम मिलेगा।
अयोध्या में केंद्रीय वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। शिव प्रताप शुक्ला ने केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया। फिरोजाबाद के शुकोहाबाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही रामगोपाल यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि रामगोपाल यादव ने सपा को कमजोर कर दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रशासन एक्शन में आ गया है। जगह जगह से राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। वहीं चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के होर्डिंग्स बैनर हटवाने और धारा 144 लगाने के साथ ही कड़ाई से आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। हमीरपुर में भी आदर्श आचार संहिता का असर दिखाई दिया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ जिले में लगे राजनेताओं के होर्डिंग बैनर झंडे उतरवाते दिखाई दिए। आचार संहिता लागू होते ही सोनभद्र जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। एसडीएम और सीओ ने रविवार को विभिन्न चौराहों पर लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। एसडीएम ने बताया कि जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गाजियाबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में शिरकत की। पीएम ने शहीद स्मारक पर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी को जवानों ने सलामी दी और जवानों को सम्मानित करने के साथ ही सीआईएसएफ की पुस्तक का विमोचन भी उन्होंने किया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने चंदौली में उन्होंने कहा कि योगी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी शानदार काम कर रही है और मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए यूपी के लोग संकल्पित हैं। उन्नाव में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवंतनगर विधानसभा में एक इंटर कॉलेज में जनसभा की ओर से जनता से बात की। कार्यक्रम में जनता के लिए सुझाव पेटी भी रखी गई थी। राजनाथ सिंह ने लोगों को जल्द ही समस्याओं से दूर करने का वादा किया। मऊ में बसपा मायावती को आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में पीएम बनाने के लिए एसपी और बीएसपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। दरअसल सपा बसपा गठबंधन के बाद से जिले में पहली बार जिला स्तरीय संयुक्त कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया था। इस्लामिक स्कॉलर और ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने 6 मई से 19 मई के बीच होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि रोजे के दौरान देश में 6 मई, 12 मई और 19 मई को मतदान होगा, जिसमें देश के करोड़ों रोजेदारों को परेशानी होगी। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि डिजिटल इंडिया के तहत गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा रहा है ताकि तेज गति से इंटरनेट की सुविधा गांवों तक पहुंचे और समय और धन दोनों की बचत हो। वीके सिंह ने गाजियाबाद कलेक्ट्रेट स्थित विकास भवन सभागार में मुरादनगर और लोनी विधानसभा की 55 ग्राम पंचायत के प्रधानों को एक कंप्यूटर दिए। गाजियाबाद में लगे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर्स पर उन्होंने कहा है कि जो लोग उनको चाहते हैं वो उन्हें बुला रहे हैं। गाजियाबाद से उम्मीदवारी के सवाल पर वीके सिंह ने कहा कि उन्हें घुमकड़ी की आदत नहीं है। मतलब साफ है कि 2019 में बीजेपी से वीके सिंह ही यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। सरकार के खिलाफ पोस्ट लिखने पर प्रोफेसर का अवार्ड लिस्ट नाम काटने को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने कहा है कि सरकार का ये कदम बेहद खेदजनक है। सरकार की हरकत बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता को उजागर कर रही है। रविवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा के गोकुल महावन स्थित रमण लिति आश्रम में होली खेली। डिप्टी सीएम ने साधु संतों के साथ आशीर्वाद के साथ ही श्री राधा कृष्ण से भी आशीर्वाद लिया। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद प्रदीप यादव की पत्नी ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शहीद की पत्नी का कहना है कि पति की शहादत के बाद जो आर्थिक मदद मिली है उसे ससुर और देवर हड़पना चाहते हैं। शासन की ओर से मिले 25 लाख रुपए में आधी रकम उन्होंने रख ली है। इसके अलावा कानपुर और कन्नौज से लोगों में जो भी मदद की है वो लोग उन्हें रखी। नोएडा के लिए पूरी तरह से समर्पित एनपीयू यानी नोएडा पेट्रोलिंग यूनिट बनाया गया है। इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मसलन बॉडी कैमरा और दूसरी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। शुरू से इस तरह के 60 बाइक यूनिट दिए गए हैं, जिसमें पर एक एमआई और एक कांस्टेबल तैनात रहेंगे। बरेली में बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को गोली मार दी और हवा में हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर बदमाशों द्वारा महिला को गोली मार देने की घटना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद भारी पुलिस बल के साथ सीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी। जौनपुर में जमीन के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोली बरसाकर एक को मौत के घाट उतार दिया, जबकि इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी अस्पताल रेफर किया गया। सीतापुर में बहुगुड़ा चौराहे के पास रविवार सुबह एक बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में नदी किनारे मजदूर का शव पड़ा मिला। ये मजदूर एक दिन पहले मजदूरी करने के लिए घर से निकला था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरनगर में भाई की इज्जत की खातिर अपनी नवविवाहिता बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने भाई को अलग कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मृतक नवविवाहिता 6 दिन पहले प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। प्रतापगढ़ में लखनऊ की ओर से आ रही कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। झांसी जिला अस्पताल में दबंगों की गुंडागर्दी के चलते मरीजों और तीमारदारों में दहशत का माहौल है। रविवार रात दबंगों ने एक युवक को अस्पताल में घेर कर जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने 7 दबंगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद में भीड़ ने एक युवक को बाइक चोर बताकर जमकर पिटाई कर दी उसकी और पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला फिरोजाबाद के दक्षिण थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड पर बने एक मैरिज होम का है। रविवार को प्रतापगढ़ में बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटपाट की। लूटपाट को रोकने की कोशिश करने वाले युवक को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट को फर्जी कागजात पर बैंकों से क्रेडिट कार्ड जारी कराकर पैसा निकालने वाले गैंग के सरगना समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 3 आरोपी पिछले 3 सालों से अलग अलग बैंकों से 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। रविवार को एटा पुलिस और स्वाट टीम ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और एक असलाह तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस को मौके से 15 तमंचे और 8 कारतूस बरामद हुए। जालौन में एक दहेज लोभी दूल्हे और उसके परिजनों ने शादी के फेरों के बीच दहेज में कार की मांग कर दी। मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हे ने 5 फेरे होने के बाद शादी तो तोड़ी ही, साथ ही दुल्हन और उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट भी की गई और मौके से वो फरार हो गए। तहरीर के बाद पुलिस ने मामले की दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बागपत पुलिस लाइन में सिपाही वीरेंद्र सिंह और उसकी सिपाही पत्नी ज्योति के शव सरकारी आवास में पड़ा मिला। शवों के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें सिपाही ने अपने साढ़ू और सास को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। कानपुर में सुखईपुरवा में जहरीली शराब पीने से हुई 2 लोगों की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने पुलिस पर शराब विक्रेता के साथ सेटिंग का आरोप लगाया है। उन्नाव के बदरका चौक के इंचार्ज की लापरवाही सिपाही की जान पर भारी पड़ सकती थी। आचार संहिता लगने के बाद बैनर पोस्टर हटाए जाने का काम किया जा रहा था। इसी बीच किसी सुरक्षा उपकरण के सिपाही खंभे पर चढ़ गया और उसके बाद सेल्फी ली। बलिया में 1 महीने पहले ज्वाइन किए सीएमओ डॉक्टर यूपी द्विवेदी को शासन ने कार्य में लापरवाही का हवाला देकर रविवार को निलंबित कर दिया, जिसमें सीएमओ पूरी तरह से दुखी और भौचक है। तो वहीं शासन की इस कार्रवाई से बलिया स्वास्थ्य महकमे में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर के एक दवा व्यापारी ने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना द्वारा निजी अस्पताल और सीजीएचसी की मिलीभगत से स्वास्थ्य बीमा में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। यही नहीं, पीड़ित व्यापारी ने मीडिया के सामने दस्तावेज भी रखा, जिसके लिए वो सरकार से एसआईटी की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हरदोई में एक निजी अस्पताल में दर्द की समस्या लेकर आए एक मरीज के पेट से बच्चेदानी निकली है। डॉक्टर की माने तो पुरुष के शरीर में बच्चेदानी का निकलना मेडिकल साइंस का अजूबा है। करोड़ लोगों में कहीं एक ही ऐसा देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव आयोग द्वारा देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने चुनाव की सफलता के लिए चुनाव आयोग को शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ता 5 साल से सक्रिय हैं, इसलिए पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें एक बार फिर जीतेगी। बीजेपी राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए 12 मार्च को अपनी अंतिम रणनीतिक बैठक करेगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू से लेकर लोकसभा प्रभारी और मुख्यमंत्री मंत्री संगठन के पदाधिकारी और हाल ही में दायित्वधारी बनाए गए चेहरे भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही नैनीताल सांसद ने फिर जनता की सेवा का मन बनाया है। नैनीताल पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि वो पहले भी जनता की सेवा कर रहे थे, 2019 के बाद भी वो जनता की सेवा करते रहे। 3 बार से लगातार विधायक का चुनाव जीतते आ रहे चंदन रामदास अब भी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ आरक्षित सीट से लोकसभा के टिकट की आस लगाए बैठे हैं। विधायक ने एक बार फिर से सांसद बनने की इच्छा जाहिर करते हुए भाजपा हाईकमान से टिकट की मांग की है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा की रेखा आर्य की दावेदारी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है और केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय टम्टा रेखा आर्य की दावेदारी पर सीधे कुछ भी कहने से बचते दिखे। कांग्रेस में लोकसभा की 5 सीटों के लिए दावेदारों की लंबी लिस्ट है, लेकिन इस बार दावेदारों को टिकट पाने के लिए कई चरणों की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। 5 लोकसभा सीटों पर पर्यवेक्षकों ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी।
योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से मोदी का गुणगान किया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि देश में मोदी का कोई विकल्प नहीं है। भारत, चीन, जापान, अमेरिका, यूके, रूस सभी देशों से आगे निकल चुका है, तो ऐसा नेटवर्क केवल मोदी ही दे सके। देहरादून में राजनेताओं और पर्यावरणविदों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा है कि जंगल और जल पर उत्तराखंड का अधिकार हो। साथ ही कहा है कि राजस्थान की तर्ज पर उत्तराखंड में भी पेयजल शुल्क माफ हो। रामनगर में दायित्वधारी राजेश कुमार ने आचार संहिता लगने के साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने आचार संहिता लगने के बाद न केवल लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। जब उनसे इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे आचार संहिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोटद्वार के कड़वाश्रम में पौड़ी का पहला रेस्क्यू सेंटर खुलने की कवायद शुरू हो गई है। भारत सरकार ने कड़वाश्रम में रेस्क्यू सेंटर और मिनी चिड़ियाघर बनाने की योजना की हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद रविवार को वन मंत्री हरक सिंह रावत ने योजना का शिलान्यास किया। उत्तराखंड परिवहन विभाग के देहरादून में हरिद्वार जाने वाली रोडवेज बस, जिसमें बस के अंदर के नीचे की ओर प्लेट निकली हुई थी, ऐसे में कहीं कोई यात्री नीचे से सड़क पर चलती बस में गिर सकता था, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि बस सड़क पर दौड़ रही है और यात्रियों को मजबूरी में यात्रा करना पड़ रहा है। लंबे समय से शिक्षकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जूझते राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल को आखिरकार पहली बार 22 स्थायी शिक्षकों के साथ विशेषज्ञ चिकित्सक मिल गए हैं। चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून में हुए इंटरव्यू में 15 विभागों में कॉलेज को 22 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं। विकासनगर पुलिस ने हाई प्रोफाइल नशे में शुमास स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 16 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। पुलिस को यह कामयाबी चेकिंग के दौरान ढकरानी पावर हाउस के पास मिली। बरामद स्मैक की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल बिजली बकाया भुगतान वसूली के लिए लगातार बकायेदारों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आज भी बड़े बकायेदारों पर निगम मेहरबान है और वसूली अभियान केवल छोटे मोटे उपभोक्ताओं पर की जा रही है। छोटे उपभोक्ता जिसे उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। पर्यटन नगरी के तौर पर घोषित मंडल और जिला मुख्यालय पौड़ी वैसे तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए जाने के साथ अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि वो पौड़ी शहर में प्रवेश के साथ ही अभिनंदन करते हुए कूड़े के ढेर से गुजरना पड़ता है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के हर्षिल और धराली गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बन रही फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। शूटिंग में मोदी के आध्यात्मिक जीवन के दृश्यों को फिल्माया जा रहा है। बॉलीवुड निर्देशक उमांग कुमार द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनाई जा रही है। गुजरात, दिल्ली और देहरादून में शूटिंग पूरी करने के बाद अब फिल्म की पूरी यूनिट उत्तरकाशी पहुंची। अल्मोड़ा में फागुनी बयार का रंग पूरी तरह से छा गया है। महिलाओं द्वारा 3 दिवसीय होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊं भर की दर्जन भर टीमों की शिरकत की। महिलाओं ने पूरी बाजार में होली का सांस्कृतिक जुलूस निकाला और जमकर होली के रंग दिखे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी और रसेल अरुण मेहता की बेटी श्लोका मेहता की ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी चल रही है। देश की सबसे बड़ी शादी में दुनिया भर से आए बड़े दिग्गज शामिल हुए। शनिवार को शादी की रस्में आकाश के दादाजी धीरूभाई अंबानी और नाना जी के तस्वीर पर माल्यार्पण पूजा के बाद शुरू हुई थी। बारात निकलने से पहले मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में साफा रस्म की अदायगी हुई, जिसमें विदेश से आए मेहमान ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बान की मून के साथ दुनिया भर से आए कॉर्पोरेट जगत के सीईओ शरीक हुए। इसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ ब्रायन मोहिनियान शामिल रहे। वहीं क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर भी साफा बंधवाकर भारतीय रस्म का लुत्फ उठाया। आकाश की बारात में दुनिया भर से आए खास मेहमानों के साथ बॉलीवुड के सितारे और क्रिकेट के खिलाड़ियों ने जमकर मस्ती की। जियो वर्ल्ड सेंटर के वेडिंग हॉल में बारात पहुंचने के बाद शनिवार को ग्रैंड वेडिंग की रस्मों की अदायगी हुई। ये भव्य शादी समारोह 11 मार्च यानी आज तक जारी रहेगा। आज होने वाले समारोह में डांस शो के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का कार्यक्रम होगा, जिसमें धरती जल आकाश के बीच संगीतमय तारतम्य देखने को मिलेगी। साथ ही आकाश और श्लोका के लिए आशीर्वाद स्वरूप धार्मिक रामलीला का भी आयोजन होगा, जिसमें वृंदावन और विदेशों से आए 150 कलाकार शामिल हैं। इस वेडिंग सेरेमनी में 10 मार्च को मुंबई के वीकेसी में धीरूभाई अंबानी स्क्वायर में हुए कार्यक्रम ने भी खास छाप छोड़ी। बता दें कि हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के साथ पूरे परिवार ने धीरूभाई अंबानी स्क्वायर के उद्घाटन समारोह के दौरान अलग अलग एनजीओ से आए 2000 बच्चों को अपने हाथों में परोसकर खाना खिलाया था। वहीं उन बच्चों ने म्यूजिकल फाउंटेन का लुत्फ भी उठाया था। वेस्ट दिल्ली के इंद्रपुरी में बदमाशों ने एक जिम पर पथराव कर गोलीबारी कर दी। इसमें पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दूसरी मंजिल पर एक अपने घर की खिड़की से नीचे झांक रहा था, जिससे गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। बदमाशों ने जिम ट्रेनर को भी 5 गोलियां मारी, जिसमें वो घायल हो गया। दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
पंजाब के लुधियाना में एक ऑटो बेकाबू होकर दूसरे वाहन से टकरा गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के सामने प्रदर्शन कर रहे भारत समर्थक गुट पर पाकिस्तानी आईएसआई समर्थित गुट ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों गुटों में झड़प हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस की वजह से इस झड़प में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस के कई लोगों को शिकायत मिली है, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। इंग्लैंड ने दूसरे टी20 में मेजबान वेस्टइंडीज को 137 रनों से कराई शिकस्त दी। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम को 45 रन ही बना पाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।